भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसके अनुच्छेद, इसके भाग और इसकी अनुसूचियां, मतलब ये सब मिलकर देश को चलाने का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। आज हमारे पास एसएससी परीक्षा की तैयारी के कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और ये सीधे मुद्दे पर आते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बिल्कुल, और ये नोट्स एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। आज हम सिर्फ रटने नहीं वाले हैं, बल्कि नोट्स के जरिए उस कहानी को समझेंगे जो ये अनुसूचियां हमें बताती हैं। क्या बतानी? ये कहानी कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदला है, कैसे विकसित हुआ है और भारत के नई नई जरूरतों के हिसाब से कैसे ढला है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि नोट्स में पहली लाइन है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं और आज 12 हैं। तो ये जो 8 से 12 तक का सफर है, असल कहानी तो यही है। ये जो 4 नई अनुसूचियां आईं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये किसी न किसी बड़ी वजह से ही जोड़ी गई होंगी। बिल्कुल, पहला संशोधन, फिर 52वां, 73वां, 74वां, ये सब नंबर नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र के विकास के मील के पत्थर हैं। तो चलिए पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एकदम शुरुआत से पहली अनुसूची जी। ये तो सबसे बुनियादी चीज तय करती है ना कि भारत है क्या। हाँ, आप इसे भारत का एक तरह से आधिकारिक परिचय पत्र कह सकती हैं। इसमें हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। हाँ, उनकी भौगोलिक सीमाएं, उनका पूरा ब्यौरा है। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी का विलय होता है, तो सबसे पहला बदलाव इसी अनुसूची में होता है। ये भारत का राजनीतिक नक्शा है जो संविधान में दर्ज है। अच्छा, तो देश का नक्शा तय हो गया। अब इस देश को चलाने वाले जो बड़े पद हैं, उनकी बात आती होगी। मुझे लगता है दूसरी अनुसूची इसी से जुड़ी है, उनके वेतन और सुविधाओं से। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सैलरी, उनके भत्ते, उनकी सुविधाओं की बात करती है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। और इसका मकसद सिर्फ ये बताना तो नहीं होगा कि किसे कितनी सैलरी मिलेगी। इसके पीछे कोई बड़ा सिद्धांत भी तो होगा। बिल्कुल, इसके पीछे का सिद्धांत है इन पदों की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखना। देखिए, जब इन उच्च पदों पर बैठे लोगों के वेतन संविधान द्वारा ही सुरक्षित कर दिए जाते हैं, तो वो बिना किसी आर्थिक दबाव या राजनीतिक लालच के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में तय हो गया कि इन बड़े पदों पर क्या मिलेगा। लेकिन सिर्फ सुविधाओं की बात तो नहीं हो सकती, जिम्मेदारी की भी बात होगी। मेरे ख्याल से अगली यानी तीसरी अनुसूची इसी जिम्मेदारी को पक्का करती है, शपथ के जरिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरी अनुसूची उन शपथों या प्रतिज्ञानों का प्रारूप देती है जो ये पद संभालने से पहले लेते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये संविधान के प्रति निष्ठा की, देश की संप्रभुता को बनाए रखने की और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की एक सार्वजनिक घोषणा है। और मैंने नोट्स में देखा कि इसमें सिर्फ पद पर बैठे लोग नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाला हर व्यक्ति पहले संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर पद के लिए शपथ का प्रारूप थोड़ा अलग होता है, जो उनके खास कर्तव्यों को दिखाता है। अच्छा, एक जज की शपथ एक मंत्री की शपथ से थोड़ी अलग होगी। तो अब तक हमने देश को परिभाषित किया, प्रमुख पदों को, उनके वेतन को और उनकी शपथ को समझ लिया। अब आते हैं कि इस विशाल देश में अलग अलग राज्यों की आवाज केंद्र में कैसे सुनी जाए। मैं राज्यसभा की तरफ इशारा कर रहा हूं। चौथी अनुसूची इसी के बारे में है। एकदम, चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से जुड़ी है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी तो कहा जाता है। सही। इसका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि देश के संघीय ढांचे में हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो, और किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये मुख्य रूप से उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा सीटें। हाँ, यूपी की 31 सीटें हैं, तो वहीं गोवा की सिर्फ 1। अब अगली 2 अनुसूचियों पर आते हैं, 5वीं और 6ठी। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी हैं। दोनों ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं,
तो फिर 2 अलग-अलग अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, 5वीं अनुसूची एक सामान्य ढांचा देती है। यह देश के उन सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जहां आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, 4 राज्यों को छोड़कर। और इसका मकसद है उनकी संस्कृति और हितों को बचाना। बिल्कुल, उनकी जमीन, संस्कृति, उनके हितों को शोषण से बचाना है। ठीक है, तो 5वीं एक जनरल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है। तो फिर 6ठी अनुसूची में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर ही लागू होती है? इसकी जड़ें इतिहास में है। इन 4 राज्यों की जनजातियों की अपनी स्वशासन की परंपराएं बहुत पुरानी और मजबूत रही हैं, जो देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग थीं। तो संविधान बनाते समय ये महसूस किया गया कि इनकी इस अनूठी स्वायत्ता को बचाने के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली व्यवस्था की जरूरत है। और इसी के तहत स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन हुआ। ये परिषदें कितनी शक्तिशाली होती हैं? ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। नोट्स में भी दिया है कि हर एडीसी में 30 सदस्य होते हैं, 26 चुनाव से और 4 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन्हें अपनी जमीन, जंगल, स्थानीय न्याय, शादी ब्याह और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यहाँ तक कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानसभा के किसी कानून को इन क्षेत्रों में कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकते हैं या लागू ही ना करें। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा अंतर है। अब स्वायत्ता की बात चली रही है तो उस अनुसूची पर आते हैं जो शायद भारतीय संघवाद का दिल है, 7वीं अनुसूची। हाँ, ये हमारे संघीय ढांचे की रीढ़ है। ये साफ तौर पर बताती है कि किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन पर राज्य और किन पर दोनों बना सकते हैं, टकराव से बचने के लिए। बिल्कुल। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, कृषि। इन पर सामान्य तौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, शादी ब्याह। लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। इन नोट्स में एक बात ध्यान खींच रही है, संघ सूची में विषय 97 से बढ़कर 100 हो गए, राज्य सूची में 66 से घटकर 61 रह गए और समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 हो गए। ये जो राज्य सूची से विषय निकलकर समवर्ती में गए, इसका क्या मतलब है? क्या केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हमारे संघवाद के बदलते स्वरूप की कहानी बताता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1976 में हुआ 42वां संशोधन। इमरजेंसी के दौरान? हाँ, उस दौरान 5 महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अच्छा। इसके पीछे तर्क ये था कि इन पर एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इन क्षेत्रों में केंद्र का दखल बढ़ गया। शक्तियों की भाषा से अब भाषाओं की शक्ति पर आते हैं। 8वीं अनुसूची, ये तो भारत की अद्भुत भाषाई विविधता को सम्मान देती है। बिल्कुल, ये उन भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, आज 22 है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। उसने समय समय पर विभिन्न भाषाई समूहों की आकांक्षाओं को सम्मान दिया। नोट्स में इसका पूरा क्रम भी दिया है। भाषाएं किश्तों में जोड़ी गईं। पहले 1967 में सिंधी, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हाँ, इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? हाँ, हर भाषा को जोड़ने के पीछे एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन रहा है। ये उन भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए अपनी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की एक बड़ी जीत होती है। अच्छा। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट नोट्स में है, शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये एक अलग दर्जा है जो उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास बहुत पुराना हो, मतलब 1500-2000 साल, और जिनकी अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा हो। बहुत दिलचस्प। अब हम उन 4 अनुसूचियों पर पहुंच गए हैं जो बाद में जोड़ी गईं, और शुरुआत होती है 9वीं अनुसूची से। ये तो पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी और इसकी बड़ी विवादास्पद छवि रही है ना?
विवादास्पद इसलिए क्योंकि इसे एक खास मकसद से बनाया गया था। ये उस दौर के एक बड़े वैचारिक टकरावों से पैदा हुई थी। एक तरफ था संविधान का दिया हुआ संपत्ति का मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ थी सरकार की समाजवादी नीतियां, जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म करना। हाँ, जमींदारी खत्म करना, भूमि सुधार लागू करना। सरकार जब भी कोई ऐसा कानून लाती, जमींदार उसे संपत्ति के अधिकार का हनन बताकर कोर्ट में चुनौती दे देते और कोर्ट उसे रद्द कर देती। तो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 9वीं अनुसूची बना दी, एक तरह की कानूनी ढाल के तौर पर। एकदम सही। ये एक सुरक्षित बक्सा था। सरकार ने नियम बनाया कि जिस भी कानून को इस 9वीं अनुसूची के बक्से में डाल दिया जाएगा, उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन फिर आया केशवानंद भारती का ऐतिहासिक मामला। नोट्स में एक तारीख पर बहुत जोर है, 24 अप्रैल 1973। इस तारीख ने इस सुरक्षित बक्से में एक खिड़की बना दी, है ना? बिल्कुल। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अच्छा। और इसी फैसले में ये भी तय हुआ कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची पर, जो 1985 में आई। ये तो आज की राजनीति की एक बड़ी समस्या से जुड़ी है, दल बदल, आया राम गया राम वाली राजनीति। हाँ, इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। 80 के दशक में ये बहुत आम हो गया था कि विधायक और सांसद चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद के लालच में अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थी। हाँ, चुनी हुई सरकारें गिर जाती थी और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। इसी को रोकने के लिए 52वें संशोधन के जरिए ये अनुसूची जोड़ी गई। और आखिर में वो 2 अनुसूचियां जिन्होंने लोकतंत्र को सही मायनों में जमीन तक, गांव और शहर तक पहुंचाया, 11वीं और 12वीं अनुसूची। इन दोनों अनुसूचियों ने तो भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांति ला दी। दशकों से ये महसूस किया जा रहा था कि असली शक्ति दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में ही सिमटी हुई है। 73वें संशोधन 1992 ने 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषय दिए गए, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सड़कें, हाँ, पीने का पानी, ये सब। और 12वीं अनुसूची ने यही काम शहरों के लिए किया। हाँ, ठीक। अगले 74वें संशोधन 1992 से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें शहरी नियोजन, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 विषय शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक हकीकत बनाया। तो ये है 8 से 12 अनुसूचियों तक का सफर। इन सबको एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन नोट्स में एक बहुत मजेदार ट्रिक दी गई है, एक याद रखने का फॉर्मूला। हाँ, ये रिवीजन के लिए बहुत कारगर है। हर अनुसूची के मुख्य शब्द को जोड़कर एक कहानी जैसी बना सकते हैं। 1 स्टेट्स, 2 पेमेंट, 3 ओथ, 4 आरएस यानी राज्यसभा सीटें, 5 और 6 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 7 डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्तियों का बंटवारा, 8 लैंग्वेज, 9 लैंड, 10 डिफेक्शन, 11 पंचायत और 12 म्यूनिसिपैलिटी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ 12 पॉइंट्स की लिस्ट नहीं है। ये असल में हमारे देश की चुनौतियों और उनके संवैधानिक समाधानों का एक जीवंत रिकॉर्ड है। आपने बहुत अच्छा सारांश दिया। ये अनुसूचियां संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने वाला एक तरह का कैसे करें मैनुअल है। ये संविधान के ऊंचे सिद्धांतों को रोजमर्रा के शासन में बदलने वाले व्यवहारिक उपकरण हैं। इनके बिना संविधान महज एक दार्शनिक दस्तावेज रह जाता। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी एक सिरा देता है। निश्चित रूप से। सोचिए, 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है वो 1950 के भारत की जरूरतों के हिसाब से था, लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं और हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिनकी उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन। ये विषय किसी भी सूची में आसानी से फिट नहीं होते। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है, अगर आज के भारत के लिए एक चौथी सूची बनानी पड़े तो उसमें कौन से विषय होने चाहिए और उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, केंद्र, राज्य या फिर दोनों के पास संयुक्त रूप से?